Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 31st of March 2023. फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। कस्टोडियल वायलेंस के बारे में ज़रूर बात की गई है, तो कस्टोडियल वायलेंस को लेकर आपको डेटा पता होना चाहिए कि आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सको। और ये टॉपिक भी मेंस के लिए रेलेवेंट है, प्रीलिम्स के लिए तो रेलेवेंट नहीं है। तो एज तमिलनाडु प्रोब्स कस्टोडियल टॉर्चर बाय आईपीएस ऑफिसर विक्टिम्स से प्रेशर टू रिट्रैक्ट। तो कस्टोडियल वायलेंस की एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पर्सन अगर कस्टडी में हो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स की, या तो करेक्शनल फैसिलिटी में हो या तो वो जेल में हो, तो कस्टोडियल डेथ अगर तब होती है, क्या रीज़न हो सकते हैं कस्टोडियल डेथ के? फॉर एग्जांपल एक्सेसिव फोर्स का उसके अगेंस्ट यूज़ किया गया हो, उसको यहाँ पर नेग्लेक्ट किया गया हो, उसका अब्यूज़ किया गया हो बाय द अथॉरिटीज़। अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, द क्राइम बाय अ पब्लिक सर्वेंट अगेंस्ट द अरेस्टेड और द डिटेन्ड पर्सन जो कि कस्टडी में है, तो इसको कहा जाएगा कस्टोडियल वायलेंस। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। वॉर शेडो ओवर G20 शेरपा मीट इन सीनिक केरला विलेज। तो G20 की मीटिंग्स हो रही हैं। ये आपको पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और बेसिकली यहाँ पर लगभग 200 मीटिंग्स होती हैं। तो शेरपा मीट होने वाला है केरला विलेज में। वॉर शेडो, तो बेसिकली यहाँ पर रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसको लेकर हो सकता है कि ज़्यादा डिस्कशन हो। यहाँ पर मेंशन है वेम्बनाड लेक का। तो वेम्बनाड लेक यहाँ पर ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस इज़ द लार्जेस्ट लेक इन केरला और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में। इट इज़ बाउंड बाई अलापूजा, कोट्टायम एंड एर्नाकुलम, स्पेनिंग सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला। टेरिटरी वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। द लेक हैज़ इट्स सोर्स इन 4 रिवर्स मीनाचिल, अचनकोविल, पाम्पा एंड मनीमाला। यहाँ पर स्नेक बोट रेस होती है जिसको कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी कहते हैं। ये हर साल होती है इन द मंथ ऑफ अगस्त इन वेम्बनाड लेक। 2002 में इसको इंक्लूड किया गया था इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबंस के बाद। तो सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है। इसको आइडेंटिफाई किया गया है अंडर द नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। कुमारकोम बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द लेक। 2019 में वेलिंगटन आइलैंड, जो कि सी पोर्ट लोकेटेड है सिटी ऑफ कोची में, उसको कार्व आउट किया गया था इसी लेक से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए वेम्बनाड लेक से जो एसोसिएटेड है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर 108 विमेन ऑफिसर्स 40 मोर सेट टू गेट कर्नल रैंक। तो पहले विमेन के लिए सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि विमेन को यहाँ पर परमानेंट कमीशन ग्रांट किया जाए। तो विमेन को परमानेंट कमीशन अब ग्रांट किया जाता है और विमेन का प्रमोशन हर स्ट्रीम में हो सकता है आर्मी के, एक्सेप्ट प्योर कॉम्बैट। तो प्योर कॉम्बैट आर्म्स में अभी भी यहाँ पर विमेन को नहीं लिया जाता है। The Supreme Court order to grant permanent commission to women army officers in February 2020 opened the doors for their promotion across all streams of the army except pure combat arms। तो पहले इनके लिए सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ करती थी, जो कि 14 साल की सर्विस हुआ करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद विमेन को यहाँ पर परमानेंट कमीशन ग्रांट की गई है। आगे हम चलते हैं। नॉट नोबेल, ये हम डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान एक बिल लेकर आया है जिसका नाम है राइट टू हेल्थ बिल। जो डॉक्टर्स हैं, मोस्टली यहाँ पर जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, ये इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका रीज़न हम डिस्कस करेंगे, और हम इस बिल के बारे में पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो राजस्थान पहला स्टेट बना है इंडिया का जो कि राइट टू हेल्थ बिल लेकर आया है। बिल यहाँ पर ये कहता है कि फ्री एक्सेस दी जाएगी आउट पेशेंट और इन पेशेंट सर्विसेज सारे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, जब से ये बिल पास हुआ है, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है ये बेसिकली यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है कि ये बिल में चेंजेस लेकर आओ। इन अ नट शेल द मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स फील दैट ये जो बिल है ये असॉल्ट है उनके बिजनेस मॉडल के ऊपर। अब असॉल्ट कैसे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पर राजस्थान की बात की है कि राजस्थान में यहाँ पर क्यों राइट टू हेल्थ की ज़रूरत है, क्योंकि राजस्थान एक बहुत हेल्दी स्टेट नहीं है। 2022 में एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट का नाम था हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिपोर्ट्स निकालता कौन है। तो ये रिपोर्ट्स निकालता है नीति आयोग। In 2022, in a report titled Healthy States Progressive India, the Niti Aayog, World Bank and Union Ministry of Health and Family Welfare had placed Rajasthan at 16th position। अगर हम 19 बिग स्टेट्स को देखें तो राजस्थान की रैंक यहाँ पर 16 थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर हम राजस्थान में देखें तो चाइल्डहुड
मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मेटरनल मोर्टालिटी रेट यहाँ पर ज़्यादा है। इट इज़ वन ऑफ द स्टेट्स जहाँ पर न्यूट्रिशनल अनीमिया बहुत ज़्यादा है अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, 5 डॉक्टर्स हैं पर 10,000। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जम्मू एंड कश्मीर से कंपेयर करें तो जम्मू और कश्मीर में 21 डॉक्टर्स हैं पर 10,000 पॉपुलेशन। द प्रोटेस्ट ऑफ द स्टेट्स मेडिकल फ्रेटर्निटी अगेंस्ट द बिल इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वी लिव इन एन एरा जहाँ पर कैपिटलिज्म है और कैपिटलिज्म की वजह से हमें ये हेल्थ क्राइसिस देखने को मिल रही है। गॉन आर द डेज ऑफ मेडिसिन, जब इसको यहाँ पर नोबलेस्ट ऑफ ऑल प्रोफेशंस कंसीडर किया जाता था। अब यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। एज पर ऑफिशियल डेटा मोर देन 78% ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया ये डिलीवर किया जाता है बाई द प्राइवेट प्लेयर्स। द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यहाँ पर थ्रेटन किया है कि ये एक नेशनल लेवल प्रोटेस्ट करने वाले हैं अगेंस्ट द राइट टू हेल्थ बिल इन डेज टू कम। इट इज़ द नोन फैक्ट कि यहाँ पर जो IMA के ऑफिस बेयरर्स हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, ये ज़्यादातर प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं। एंड द इलेक्शन टू वेरियस पोस्ट जो इस ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, ये बेसिकली यहाँ पर रीजनल, पॉलिटिकल और मॉनिटरी क्लाउड के बेसिस पर लड़ा जाता है। द मेन ग्रज ऑफ द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स क्या है? तो सबसे बड़ा इनका ग्रज ये है कि आपने डिफाइन नहीं किया है कि कौन सी इमरजेंसी में यहाँ पर ट्रीट करना। फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक ये भी एक इमरजेंसी हो सकती है, डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड ये भी एक इमरजेंसी हो सकती है। तो कौन सी इमरजेंसी? तो आपने यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी को नहीं डिफाइन किया है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि बिना प्री पेमेंट के हम यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो बाद में यहाँ पर स्टेट कैसे रीइंबर्स करेगा उसका प्रोसीजर आपने नहीं बताया है। तो मेन ग्रज ऑफ द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इज द क्लॉज इन द बिल अकॉर्डिंग टू विच एनी रेसिडेंट ऑफ द स्टेट विल हैव द राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड केयर विदाउट प्री पेमेंट। तो यहाँ पर बिना प्री पेमेंट के भी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। दिस ऑफकोर्स अपसेट्स द बिजनेस मॉडल जिसके ऊपर यहाँ पर प्राइवेट हेल्थ केयर सेटअप्स काम करते हैं। द एंजाइटी ऑफ द डॉक्टर्स अबाउट द क्लॉज इज टू फोल्ड। पहला ये कि आपने मेडिकल इमरजेंसी को कौन क्लासीफाई करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि क्या यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी है। दूसरी बात, जो पेमेंट्स को रीइंबर्स किया जाएगा फॉर दीज पेशेंट्स, इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, इस प्रोसीजर को भी आपने बिल में नहीं डिफाइन किया। लेकिन स्टेट ने बेसिकली ये कहा है राजस्थान ने कि हम रूल्स जब लेकर आएंगे तो हम डिफाइन कर देंगे कि कैसे यहाँ पर रीइंबर्समेंट होगा पेमेंट का। Both the above mentioned issues are not problems due to the RTH bill but rather a problem जो कि यहाँ पर डॉक्टर्स को मिसट्रस्ट है ऑफ द सिस्टम की बेसिकली यहाँ पर जो स्टेट है ये इनको रीइंबर्स नहीं करेगा अमाउंट। द एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान ओवर अ जस्ट पेशेंट फ्रेंडली बिल शोज कि जो इंडियन फिजिशियन है ये लोगों से कितना दूर है, लोगों के दुख दर्द उनको समझ नहीं आते हैं। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, तो ऑथर के यहाँ पर फ्रेंड्स होंगे तो उन्होंने ऑथर से क्वेश्चन किया होगा कि पैसा कमाने में इसमें बुराई क्या है। तो ऑथर का ये कहना है कि पैसा कमाना और पैसा एक्सट्रैक्ट करना, बेसिकली यहाँ पर लोगों की जो ज़रूरत है उसको एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाना, इसमें यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो अर्निंग मनी ये गलत नहीं है, लेकिन एक्सट्रैक्टिंग मनी ये गलत है। नो इट इजेंट, बट द डिफरेंस बिटवीन अर्निंग एंड एक्सट्रैक्टिंग मनी इज सो सटल इन द प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कि बेसिकली यहाँ पर लाइन क्रॉस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत थिन लाइन है और इसको बहुत ज़्यादा क्रॉस किया जाता है। ये यहाँ पर ऑथर का पॉइंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं लूजिंग स्टीम। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि एक जो डेकेड है लॉस्ट हो जाएगा। अब ये डेकेड क्यों लॉस्ट हो जाएगा 2020 से 30 का, तो उसका रीज़न बताया गया। कोविड पैंडेमिक आ गया, कोविड पैंडेमिक के बाद यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यहाँ पर इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर मॉनेटरी टाइटनिंग की जा रही है, मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से यहाँ पर GDP ग्रोथ सप्रेस हो रही है, हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब है। नेक्स्ट है कोर्ट एंड क्लाइमेट, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक आइलैंड नेशन है, स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशन वनुआतू गया ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और वनुआतू का क्या कहना है? तो वनुआतू का बेसिकली ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है और हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हम यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। आप कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि UNFCCC तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। UNFCCC में अगर हम बात करें तो जब यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं तो क्या होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं कि आपको भी यहाँ पर स्टेप्स लेने की जरूरत है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं, ये यहाँ पर फंड्स ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि UNFCCC तो यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा है, तो क्या यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ कर सकता है? तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है, अगर हम ICJ की बात करें तो ICJ की रूलिंग्स ज़रूर बाइंडिंग होते हैं, लेकिन उनको बाइंडिंग करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ICJ का कोई भी जजमेंट आता है तो उसका मॉरल वेट तो ज़रूर होगा। कैन कंट्रीज बी सूड अंडर इंटरनेशनल लॉ फॉर फेलिंग टू अवॉइड क्लाइमेट इमरजेंसी? तो क्या कंट्रीज को सू किया जा सकता है? ऑन वेंसडे द UNGA ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहा कि आप इस इशू को देखो। डेट द रेजोल्यूशन जो कि स्पॉन्सर किया गया है बाय द स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशन वनुआतू। तो आपको क्या करना है? आपको वनुआतू की लोकेशन देखनी है।
But it also reflects the frustration of the international community, especially of small island countries, many of whom यहाँ पर existential threat face कर रहे हैं, क्योंकि जो सी लेवल है ये यहाँ पर राइज हो रहा है और UNFCCC यहाँ पर ज़्यादा कुछ करता हुआ दिख नहीं रहा है. This is not the first time that climate change has been taken up at a non-environmental UN forum. 2007 से ही ग्लोबल वार्मिंग पार्ट रहा है UNSC का. फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द पास्ट 15 ईयर्स UNSC ने यहाँ पर इस इशू को फ्रेम करने की कोशिश की है, लेकिन सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से, ना कि डेवलपमेंटल या इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखने के लिए. लास्ट ईयर पाकिस्तान में फ्लड्स आए. पाकिस्तान ने उसके बाद यहाँ पर रीपेरेशंस की डिमांड की कि हमारे यहाँ फ्लड्स आए, हमें इतना ज़्यादा नुकसान हुआ और क्लाइमेट चेंज में तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है. होल्डिंग इंडिविजुअल कंट्रीज और गवर्नमेंट्स टू अकाउंट फॉर द क्लाइमेट एक्शन इन एक्शन विल हाउएवर पोस्ट चैलेंजेस. तो इशू हैज़ बीन अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक एट सेवरल क्लाइमेट मीट्स. तो पेरिस एग्रीमेंट में एक क्लॉज है. क्लॉज क्या कहता है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है इसमें ना ही कोई लाइबिलिटी है और ना ही कोई कॉम्पनसेशन की बात करता है. तो पेरिस एग्रीमेंट हैज़ अ क्लॉज स्पेसिफाइंग कि जो पैक्ट है इट डज नॉट इन्वॉल्व और प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एनी लाइबिलिटी और कॉम्पनसेशन. और ये जो इंसर्ट किया गया था ये यूएस के डिप्लोमेट्स के प्रेशर के द्वारा इंसर्ट किया गया था. अमेरिकन सपोर्ट फॉर द UNGA रेजोल्यूशन वॉज रिपोर्टेडली यहाँ पर रिलेक्टेंट हुआ है कि यहाँ पर UNGA क्यों डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर अगर कंट्रीज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस करें तो क्या करने की जरूरत है. ये काम यहाँ पर UNFCCC के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर USA का मानना है. नेक्स्ट हिप्पोज आर कमिंग. तो आपको यहाँ पर हिप्पोज के बारे में एक दो पॉइंट्स पता होने चाहिए. एक बार एक क्वेश्चन आया था, ये जो ड्यूगोंग है सी काउ जिसको कहते हैं, कि ये यहाँ पर हर्बीवोर है कि नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो हिप्पोज के बारे में एक दो पॉइंट्स हम देख लेते हैं. मैसिव सेमी एक्वाटिक हर्बीवोर्स दे हैव ऑफन बीन पोजिटेड एज अ मिसिंग लिंक बिटवीन लैंड बेस्ड एंड मरीन मैमल्स. बस यही पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है. एंड ये बेसिकली यहाँ पर बहुत बड़े क्रिएचर्स को भी मार सकते हैं, एज मैसिव एज द नाइल क्रोकोडाइल एंड किल मोर ह्यूमंस देन एनी लार्ज कार्निवोर ऑन द कॉन्टिनेंट. तो मैसिव सेमी एक्वेटिक हर्बीवोर्स दे हैव ऑफन बीन पॉजिटेड एज अ मिसिंग लिंक बिटवीन लैंड बेस्ड एंड मरीन मैमल्स. तो हो सकता है कि इंडिया में आए, लगभग यहाँ पर जो 60 हैं इंडिया में आ सकते हैं, क्योंकि कोलंबियन अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर डिसाइड किया कि 70 ऑफ दीज एनिमल्स को यहाँ पर रीलोकेट किया जाएगा और हो सकता है कि इसमें से जो 60 हैं ये इंडिया में आएंगे. ये पॉलिटिकल आर्टिकल इज स्ट्रॉ इन अ फ्यूचर विंड. तो बेसिकली कर्नाटका में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि कर्नाटका के इलेक्शन का जो भी आउटकम रहेगा ये आगे की जर्नी को डिटरमाइन करेगा. डेमोक्रेसीज लिटिल फीट, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है. बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने ओडिशा की विलेजेस को विजिट किया था 45 साल के अंतराल में. तो 45 साल पहले विजिट किया था और 45 साल के बाद विजिट किया, तो क्या चेंजेस है, डेमोक्रेसी कहाँ तक पहुंची, उसके बारे में बताया गया, जो कि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. नेक्स्ट, टाइम फॉर पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट. तो यहाँ पर ऑथर का एक ही पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करेंगे, बाकी ऑथर का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं. फॉर एग्जांपल ऑथर ने बताया कि वीक 1 में क्या हुआ. तो जो TMC के लोग हैं इन्होंने ब्लैक मास्क पहने और इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई. वीक 2 में कांग्रेस DMK SP ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया. फिर वीक 3 में यहाँ पर सब लोग ही ब्लैक कपड़े पहनकर चले गए प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था. लेकिन ये सब कुछ आपको TV पर नहीं दिखेगा. TV पर आपको क्या दिखेगा, जो मोदी जी बोल रहे हैं. तो पिक्चर्स बीम्ड from Sansad TV are being selectively edited online before telecast. जो protest by opposition MPs ये आपको rarely दिखता है. The edited video output ensures कि यहाँ पर जो फोकस है स्पीकर के ऊपर रहेगा, चेयरपर्सन के ऊपर रहेगा, ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर रहेगा और ऑपोजिशन MPs आपको नहीं दिखते हैं. तो ऑथर ने यहाँ पर एक सोल्यूशन बताया. सोल्यूशन क्या है कि जो पॉलिटिशियंस हैं यही यहाँ पर जर्नलिस्ट बन जाए. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस ही अपने फ़ोन से सब कुछ रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें. तो पॉलिटिकल पार्टीज इन द ऑपोजिशन विल हैव टू ओवरकम दीज चैलेंजेस इनोवेटिव वेज के थ्रू. आई फील बिसाइड्स प्रोफेशनल जर्नलिस्ट एंड सिटीजन जर्नलिस्ट, ये टाइम आ चुका है कि यहाँ पर पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट हमें देखने को मिले जो कि नैरेटिव को सेट करें इन अ प्रोएक्टिव मैनर. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन से शूट कर लो जो भी हो रहा है, जो भी यहाँ पर ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है, और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करो थ्रू सोशल मीडिया. ये यहाँ पर ऑथर का एक सोल्यूशन है. और डिसरिस्पेक्ट ऑफ बाउंड्रीज ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. बेसिकली हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि UK में जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पर जो प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स थे ये किस तरीके से यहाँ पर इंडियन फ्लैग को हटाने की कोशिश कर रहे थे. तो UK ने सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की, तो ये सब यहाँ पर बताया गया है. कमीशन कैप फॉर इंश्योरेंस एजेंट्स लिफ्टेड, हाउ विल यू गेन. तो छोटी सी न्यूज़ हम एक बार देख लेते हैं. तो जो IRDAI है, IRDAI ने रेगुलेशन निकाला 2023 में और रेगुलेशन जो नोटिफाई किया गया उसमें ये कहा कि रेगुलेटर जो है हैज़ आस्क्ड ऑल इंश्योरेंस कंपनीज की आप यहाँ पर एक ओवरऑल कैप फिक्स करोगे कि कितनी कमीशन यहाँ पर एजेंट्स को दी जा सकती है, ब्रोकर्स को दी जा सकती है, बाकी इंटरमीडियरीज को दी जा सकती है. ठीक है, ओवरऑल कैप डिसाइड की जाएगी कि कितनी कमीशन यहाँ पर एजेंट्स को दी जा सकती है, ब्रोकर्स को दी जा सकती है और बाकी इंटरमीडियरीज को दी जा सकती है. तो चेंज क्या किया गया, पहले जो कैप्स थी ये इंडिविजुअल थी, अभी यहाँ पर ओवरऑल कैप सेट कर दी गई है. तो पहले कैप इंडिविजुअल थी, अब यहाँ पर ओवरऑल कैप सेट कर दी गई है.
तो बेसिकली यहाँ पर बोर्ड होगा और बोर्ड यहाँ पर डिसाइड करेगा कि कितनी यहाँ पर ओवरऑल कैप होनी चाहिए। इंडिविजुअल कैप को यहाँ पर हटा दिया गया है। तो दिस मीन्स द रेगुलेटर हैज रिप्लेस्ड द इंडिविजुअल कैप्स और द डिफरेंट कमीशन पेमेंट्स मेड टू द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज विद एन ओवरऑल बोर्ड अप्रूव्ड कैप। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडिविजुअल कैप को यहाँ पर हटा दिया गया है और यहाँ पर आ चुकी है बोर्ड अप्रूव्ड कैप। India's insurance regulator, the IRDAI, has lifted limits on the payments of commissions to insurance intermediaries। और जो लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं इनके पास अब ज़्यादा फ्रीडम है कि ये यहाँ पर कमीशंस को ऑफर कर सकते हैं। कमीशंस क्या होता है? जो कॉम्पनसेशन यहाँ पर दिया जाता है या रिसीव किया जाता है किसी इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा फ्रॉम एन इंश्योरर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फूड फॉर थॉट इन क्लाइमेट क्राइसिस, अ वूली मैमथ मीट बॉल। तो ये आपको दिख रहा होगा मैमथ जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है ऑफकोर्स। तो इसके डीएनए से एक मीट बॉल बनाया गया है। तो बेसिकली ये प्लांट मीट नहीं है, क्योंकि यूज़ तो आपने यहाँ पर एनिमल का डीएनए ही किया गया है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लांट मीट है। प्लांट मीट नहीं है, ये यहाँ पर एनिमल का डीएनए यूज़ किया गया है, इसीलिए प्लांट मीट नहीं है। तो लॉन्ग एक्सटिंक्ट वूली मैमथ ये यहाँ पर रिपोर्ट किया गया। कल्टिवेटेड मीट ऑल्सो कॉल्ड कल्चर्ड और सेल बेस्ड मीट, इसको यहाँ पर एनिमल सेल से बनाया गया है, लेकिन इसके लिए आपको किसी को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी यहाँ पर आपको लाइव स्टॉक को किल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लांट बेस्ड मीट सब्सटीट्यूट्स, क्योंकि आपने यहाँ पर एनिमल डीएनए का यूज़ किया है और लैब में इसको क्रिएट किया है। यहाँ पर एक की मसल प्रोटीन की बात की गई जिसका नाम है मायोग्लोबिन। तो अगर क्वेश्चन आता है मायोग्लोबिन क्या है, तो ये एक की मसल प्रोटीन है जो कि मीट को उसका फ्लेवर देता है एंड फिल्ड इन एनी गैप्स यूजिंग डीएनए ऑफ द अफ्रीकन एलिफेंट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर डीएनए में जैसे सेल्स को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई, तो कोई भी गैप था तो गैप को यहाँ पर फुलफिल किया गया है अफ्रीकन एलिफेंट के डीएनए को यूज़ करके, जो कि लिविंग रिलेटिव है एक्सटिंक्ट वूली मैमथ का। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था लेकिन हमने देख लिया। इंडिया एंड द कोरियन वॉर। तो फॉर एग्जांपल ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है क्या इंटरवीन कर सकता है रशिया यूक्रेन वॉर में। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि इंडिया ने अर्ली 1950s में यहाँ पर इंटरवीन करने की कोशिश की थी, जब उस समय कोरियन वॉर चल रहा था। तो जब हमने यहाँ पर इंटरवीन करने की कोशिश की उसका क्या रिजल्ट रहा, और उस रिजल्ट के एक्सपीरियंस से हमें इंटरवीन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्या सोच समझ के हमें इंटरवीन करना चाहिए, ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। तो कोरियन वॉर बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में यहाँ पर वॉर चल रहा था। इन इट्स G20 ईयर इंडिया ने डिक्लेयर किया कि इंडिया यहाँ पर वॉइस बनना चाहता है ग्लोबल साउथ की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज जो कि यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट को दिया गया था कि ये जो एरा है ये वॉर का नहीं है। इट हैज़ गिवन राइज टू एक्सपेक्टेशंस इन सम क्वार्टर्स की जो इंडिया वैसे भी हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, और कीव और मॉस्को दोनों के साथ ही हमारे रिलेशंस ठीक ठाक है। मॉस्को के साथ तो काफ़ी अच्छे हैं और कीव के साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, तो हम दोनों के साथ बात करके जो वॉर है उसको एंड पर क्या ला सकते हैं कि हम यहाँ पर पीस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ऑथर ने कहा सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमने इससे पहले किसी वॉर में इंटरवीन करके उसको रोकने की कोशिश की है। तो इससे पहले हो चुका है 1950 कोरियन वॉर, पिटेड कोल्ड वॉर ओपोनेंट्स अगेंस्ट ईच अदर, और उस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर ह्यूज डिप्लोमेटिक पुश किया था टू प्रिवेंट एन एस्केलेशन इनटू अनदर वर्ल्ड वॉर, और जिसकी वजह से यहाँ पर पार्टीज सीज फायर कर सकें। न्यू दिल्ली ऑल्सो डिस्चार्ज एन इंपॉर्टेंट रोल, और ये इंपॉर्टेंट रोल ये था कि जो भी यहाँ पर POW है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनका यहाँ पर रीपैट्रिएशन हो। A couple of attempts by India to bring about a ceasefire ended in failure, लेकिन 1952 में जब यहाँ पर प्रपोजल हुआ कि प्रिजनर्स को एक्सचेंज किया जाए, तो इसमें इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ऑन June 25, 1950 जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरियन की फोर्सेस यहाँ पर साउथ कोरिया को इन्वेड करती हैं। ये जो पेनिनसुला है ये डिवाइड होता है एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 अलॉन्ग द 38th पैरेलल। तो आपको ये पता होना चाहिए 38th पैरेलल से ये डिवाइड होता है कोरियन पेनिनसुला, विद सोवियत एंड US फोर्सेस ऑक्यूपाइंग द नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली। 1948 में दोनों ही कोरियाज खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन दोनों ही कोरियाज ये मानते हैं कि दूसरे ने उसकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रखा है। हाउएवर नीदर द नॉर्थ नॉर द साउथ एक्सेप्टेड द अदर, एंड टू दिस डे दोनों ही क्लेम करते हैं कि पूरा कोरियन पेनिनसुला इनका ही एंड द आइलैंड्स ऑन अदर साइड। इंडिया एट द UN। फिर यहाँ पर बताया गया कि उस समय कौन से रेजोल्यूशंस लेकर आए गए थे। एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन उस समय ये लेकर आए गए थे, जो UNSC है, UNSC में जो परमानेंट 5 हैं, तो एक परमानेंट यहाँ पर कौन था मेंबर? ताइवान। तो जो ताइवान की सीट है ये यहाँ पर चाइना को देने की बात की गई थी। At the time of the invasion, India was among the 6 non-permanent members of the Security Council, और उसी टाइम हमारे पास रोटेटिंग प्रेसिडेंसी थी। The USSR was boycotting due to the UN's refusal to replace Taiwan with the People's Republic of China in the Security Council। तो ये बात आपको पता होगी कि पहले यहाँ पर जो UNSC का परमानेंट मेंबर था ये ताइवान हुआ करता था, बाद में इसकी सीट यहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे दी गई थी, और इसमें यहाँ पर US का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। नेहरूज व्यू एट दिस टाइम
was that giving the People's Republic of China admission into the Security Council, और जिसकी वजह से यहाँ पर रेजोल्यूशन हो जाएगा कोरिया में. The USSR returned to the Security Council at the end of August, और यहाँ पर USSR ने यहाँ पर US के रेजोल्यूशंस को ब्लॉक करने की कोशिश की. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो US है ये UNGA में शिफ्ट हो गया. तो सोवियत यूनियन ने यहाँ पर रेजोल्यूशंस को ब्लॉक करने की कोशिश की. तो आपको ये बात पता होगी कि यूएनएससी में यहाँ पर जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके पास वीटो पावर होती है, तो ये किसी भी रेजोल्यूशन को वीटो कर सकते हैं, और अगर इन्होंने किसी रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया तो रेजोल्यूशन वहीं पर डेड हो जाएगा. As the world grapples to find an end to the war in Ukraine, President Volodymyr Zelensky's invitation to President Xi Jinping to visit his country has led to speculation कि यहाँ पर जो बीजिंग है ये बेसिकली यहाँ पर पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा. बीजिंग ने इससे पहले यहाँ पर सऊदी और ईरान की भी डील कराई, जिन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थे 2016 के बाद, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है, सऊदी एक सुन्नी कंट्री है, और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इनके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे. लेकिन यहाँ पर जो चाइना है इन्होंने इनके रिलेशंस को इस्टैब्लिश कराने में मदद की है. आगे हम चलते हैं. History and significance of the Sikh assembly that Amritpal Singh wants the Akal Takht to convene. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बात की गई है सरबत खालसा. ये क्या है, तो उसका मतलब होता है ऑल एट. सरबत खालसा इज एन असेंबली ऑफ ऑल फैक्शंस ऑफ सिख्स. तो सिख मिसल्स जो कि मिलिट्री यूनिट्स हैं इन्होंने यहाँ पर कन्वीन करना शुरू किया था शरबत खालसा टू डिस्कस पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द कम्युनिटी. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए सरबत खालसा का क्या मीनिंग है. पाक कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन सेडिशन लॉ. तो बेसिकली जो सेडिशन लॉ हमारे यहाँ है 124A ऑफ द आईपीसी, वैसे ही 124A ऑफ द पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड, वहाँ पर भी आपको सेडिशन लॉ मिलेगा. तो सेडिशन लॉ यहाँ पर ब्रिटिशर्स लेकर आए थे. जब आईपीसी को ओरिजिनली इनैक्ट किया गया था उसमें नहीं था सेडिशन लॉ, बाद में अमेंडमेंट से यहाँ पर लेकर आया गया था सेडिशन लॉ. इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को अबेयंस में डाल रखा है. तो अगर आपको पता हो लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में भी 124A ऑफ द आईपीसी अभी अबेयंस में है. A product of the subcontinent's colonial rule, the sedition law was inherited by the penal systems of both India and Pakistan. And जो colonial rulers हैं basically इन्होंने महात्मा गांधी के अगेंस्ट इसका यूज़ किया था. और आज सेडिशन लॉ का क्यों यूज़ किया जाता है, तो पॉलिटिकल डिसेंट को कर्ब करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और पाकिस्तान में भी इसी तरीके से इसका यूज़ किया जाता है. A Pakistani court on Thursday struck down its colonial era sedition law that criminalized criticism of the government and the state. और ये कहा गया कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है. और फिर यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन कि ओरिजिनली जब यहाँ पर ड्राफ्ट किया गया था आईपीसी को भाई थॉमस मैकॉले द ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन, लेकिन बाद में इसको यहाँ पर ऑमिट कर दिया गया था. लेकिन 1870 में इस सेम लॉ को इंसर्ट किया गया इन द आईपीसी 1860 थ्रू पीनल कोड एक्ट 1870 बाई जेम्स स्टीफन. तो ओरिजिनली नहीं था, बाद में इसको लेकर आया गया था. बस ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है. नेक्स्ट यहाँ पर फंडिंग विंटर. फंडिंग विंटर का मतलब ये होता है कि फंडिंग नहीं मिल रही है, फंडिंग नहीं आ पा रही, तो उसको बोलते हैं फंडिंग विंटर. फॉर एग्जांपल वर्ड यूज़ किया जाता है क्रिप्टो विंटर चल रहा है. क्रिप्टो विंटर, तो क्रिप्टो की प्राइसेस यहाँ पर कम हो रहे हैं तो क्रिप्टो विंटर चल रहा है. गवर्नमेंट स्क्रैप्स कस्टम्स ड्यूटी ऑन कॉस्टली ड्रग्स फॉर रेयर डिजीज. तो यहाँ पर कुछ ड्रग्स हैं जिसका हम नाम देख लेते हैं. एक है पेम्ब्रोलिजुमैब, ठीक है, इसको यहाँ पर कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है. एक यहाँ पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए जिसका नाम है जोल्गेंस्मा, ठीक है, ये आई थिंक 17 करोड़ का इंजेक्शन होता है. तो इन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है जीएसटी से, ये जो है. और बाकी यहाँ पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर कस्टम ड्यूटी को स्क्रैप कर देंगे क्योंकि ये रेयर डिजीज़ के लिए ड्रग है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है इसीलिए. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.